हेलो। हमने पिछली बार अमेरिकी संविधान की विशेषताओं का अध्ययन किया था, जिसमें हमने देखा था कि अमेरिकी संविधान लिखित संविधान है, लेकिन विश्व का सबसे संक्षिप्त लिखित संविधान है। यहाँ पर संघात्मक और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई है। इसके साथ ही यहाँ पर नियंत्रण एवं संतुलन के सिद्धांत के साथ साथ ही शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को भी अपनाया गया है। यहाँ दोहरी नागरिकता अपनाई गई है, अर्थात एक राज्य की और एक केंद्र की नागरिकता प्राप्त होगी यहाँ के नागरिकों को। इसी के साथ यहाँ पर संसदीय सर्वोच्चता के स्थान पर न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है और इसी कारण यहाँ पर न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार दिया गया है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र की स्थापना की गई है, अर्थात यहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी ना होकर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। इसी के साथ यहाँ पर संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत अपनाया गया है, अर्थात सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस प्रकार से जो इसकी विशेषताएं कुछ रह गई थी, उसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। इसी में हम आगे चलते हुए नेक्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है गणतंत्र की स्थापना, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ रिपब्लिक। सबसे पहले हम ये यहाँ देखेंगे कि गणतंत्र क्या होता है। गणतंत्र अर्थात रिपब्लिक का अर्थ होता है कि यहाँ का शासन प्रमुख हेड ऑफ गवर्नमेंट या हेड ऑफ नेशन वंशानुगत ना होकर, जैसा कि ब्रिटेन में है, वहाँ पर वंशानुगत आधार पर ज्येष्ठ पुत्र या पुत्री को सिंहासन प्राप्त होता है। लेकिन जहाँ पर गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था होती है, वहाँ पर जो हेड ऑफ नेशन है, शासन प्रमुख है, राष्ट्राध्यक्ष है, वह क्या होता है, निर्वाचित होता है, परंपरागत आधार पर या वंशानुगत आधार पर नहीं चुना जाता है। तो अमेरिका में संघ स्तर पर तो राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता द्वारा निर्वाचक मंडल के द्वारा किया ही जाता है। साथ ही यहाँ पर यह निश्चित किया जाता है कि जो उसका राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाएगा, वहाँ पर वह जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से अर्थात निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार से हम इसकी अगली विशेषता के बारे में देखते हैं, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, अर्थात यहाँ पर प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र की स्थापना की गई है। अगर हम बात करें लोकतंत्र की, तो लोकतंत्र के हम सभी जानते हैं कि इसे दो भागों में विभाजित किया जाता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष या प्रतिनिध्यात्मक, अर्थात प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन किया जाना। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी दो भागों में से विभाजित किया गया है। अब प्रश्न उठता है कि यहाँ पर प्रतिनिध्यात्मक शासन व्यवस्था को क्यों अपनाया गया? क्योंकि अमेरिकी संविधान निर्माता ये जानते थे कि अमेरिका जैसा विशाल राज्य, यहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाना संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रत्यक्ष लोकतंत्र ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी बहुत छोटे छोटे स्तर पर तो लागू की जा सकती है, लेकिन बड़े स्तरों पर इसको नहीं अपनाया जा सकता है। इसी संदर्भ में हम आगे बढ़ते हुए कह सकते हैं कि अमेरिकी संघ के कुछ राज्यों में लोक निर्णय, रेफरेंडम, आरंभक इनिशिएटिव और प्रत्यावाहन रिकॉल जैसी प्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक पद्धति को अपनाया गया है, लेकिन यह अमेरिकी संघ के कुछ राज्यों में ही है। अमेरिका के 50 राज्यों में से यदि 39 राज्यों के संविधानों में जनमत संग्रह या लोक निर्णय की व्यवस्था है, तो यानी कि पूरे 50 राज्यों में नहीं है। इनमें से 35 राज्यों में कुछ स्थानीय सरकारी इकाइयों को भी जनमत संग्रह कराने का अधिकार है, और जिन 11 राज्यों में राज्य स्तर पर जनमत संग्रह करने का प्रावधान नहीं है,
वहाँ इनकी कुछ स्थानीय इकाइयों में जनमत संग्रह करा सकते हैं। तो इस प्रकार से अमेरिकी संघ के राज्यों में प्रत्यक्ष लोकतंत्रीय साधनों को अपनाया गया है, लेकिन संघीय स्तर पर साधनों को अपनाने की कोई व्यवस्था नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की। जैसा कि हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि शासन व्यवस्था के दो रूप होते हैं, अध्यक्षात्मक और संसदात्मक। संसदात्मक शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका के चुने हुए सदस्यों में से ही कार्यपालिका के सदस्यों को चुना जाता है, और यही कारण है कि एग्जीक्यूटिव इज़ द रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, वह उसके प्रति व्यवस्थापिका के प्रति जवाबदेह होती है, एंड व्यवस्थापिका का पूरा कंट्रोल होता है कार्यपालिका के ऊपर। व्यवस्थापिका कार्यपालिका से प्रश्न पूछ सकती है, पूरक प्रश्न पूछ सकती है, और साथ में अगर उसकी जवाबों से संतुष्ट नहीं होती है तो उसे अविश्वास प्रस्ताव पारित करके हटा सकती है ना, कॉन्फिडेंशियल मोशन के द्वारा उसे हटा सकती है। लेकिन साथ ही कार्यपालिका भी लेजिस्लेचर को डिसॉल्व कर सकती है, व्यवस्थापिका को भंग कर सकती है। इसे कहते हैं संसदात्मक शासन व्यवस्था। बात करते हैं हम अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की। तो यहाँ पर ना तो व्यवस्थापिका में से कार्यपालिका का चुनाव होता है, क्योंकि यहाँ पर शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को, द थ्योरी ऑफ सेपरेशन पावर को अपनाया गया है, और यही कारण है कि यहाँ के तीनों अंग स्वतंत्र होते हैं। जब व्यवस्थापिका में से कार्यपालिका का निर्वाचन नहीं होता है तो वह उसके प्रति जवाबदेह भी नहीं होती है, और यहाँ पर दोहरी कार्यपालिका नहीं पाई जाती है, एक वास्तविक और दूसरी नाममात्र की, जैसा कि संसदात्मक शासन व्यवस्था में होता है। तो यहाँ पर अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था अपनाई जाती है, और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत यहाँ वास्तविक राष्ट्रपति ही सर्वे सर्वा होता है, और राष्ट्रपति यहाँ का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली पर्सन होता है। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों की व्यवस्था। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शासन को सीमित रखने के साथ साथ नागरिकों की जो स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अमेरिकी संविधान में मौलिक अधिकारों को अपनाया गया है, और शुरू के जो 10 संविधान संशोधन थे वो मानव अधिकारों से संबंधित ही थे, मौलिक अधिकारों से संबंधित ही थे। जैसा कि पहला संशोधन यहाँ के नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता, भाषण और प्रेस की स्वतंत्रता और आवेदन पत्र देने की स्वतंत्र अधिकार देता है। दूसरे संशोधन द्वारा यहाँ के नागरिकों को शस्त्र रखने और धारण करने का अधिकार देता है। इसी प्रकार से तीसरे संशोधन में कहा गया है कि शांति काल में कोई भी सैनिक किसी मकान में उसके स्वामी की अनुमति के बिना नहीं रखा जा सकता है। चौथे संशोधन द्वारा व्यक्तियों को स्वयं की, अपने घर और सामान की अनुचित तलाशी और जब्ती से स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इसी प्रकार से 5वें संशोधन से 8वें संशोधन तक उचित कानूनी प्रक्रिया का अनुसरण, संपत्ति का अपहरण नहीं किया जा सकता, बिना मुआवजा दिए राज्य किसी की भी संपत्ति को नहीं ले सकता है, और एक अपराध के लिए व्यक्ति को एक ही बार दंडित किया जा सकता है, और साथ ही व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। छठे संशोधन में यहाँ सभी फौजदारी अभियोगों में अभियुक्त को तुरंत और सार्वजनिक न्यायिक कार्यवाही का अधिकार प्राप्त होगा। वह चाहे तो निष्पक्ष जूरी की मांग और वकील की सहायता प्राप्त करने का भी अधिकार उसे प्राप्त है। 8वें संशोधन में व्यक्तियों को अत्यधिक जमानत, अत्यधिक जुर्माने या अत्यंत कठोर दंड से सुरक्षा प्रदान करता है। जैसा कि कुछ स्वतंत्रता इनमें से अधिकांश हमारे भारतीय नागरिकों के अधिकारों से मिलती जुलती है। एक तो जो स्वतंत्रताएं या मौलिक अधिकार हैं वो इससे भिन्न है।
इसी प्रकार से 10वें संशोधन में कहा गया है कि संविधान में जो शक्तियां संयुक्त राज्य अमेरिकी सरकार को नहीं दी गई है और राज्यों को मना नहीं की गई है, वे राज्यों या जनता के लिए सुरक्षित की गई हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ के संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था नागरिकों की सुरक्षा स्वतंत्रता की दृष्टि से की गई है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से यहाँ का जो संविधान है वह व्यक्तिवादी दर्शन पर आधारित है। हम बात करेंगे कि व्यक्तिवादी जो दर्शन है, क्योंकि दो प्रकार के दर्शन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साम्यवादी दर्शन, जैसा कि सोवियत संघ इस पर आधारित था, तो यहाँ साम्यवादी व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसमें कि उत्पादन के समस्त साधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है। उसी प्रकार से व्यक्तिवादी विचारधारा के अनुसार यहाँ पर स्वतंत्र आर्थिक नीति को अपनाया जाता है और किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता और सार्वजनिक हित के अंतर्गत उसकी संपत्ति को हस्तगत भी नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार से यहाँ पर संविधान न्यायिक सर्वोच्चता का सिद्धांत अपनाया गया है कि यहाँ सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है, जिसका अर्थ यहाँ संविधान की न केवल व्याख्या एवं रक्षा करना होता है और इसी कारण यहाँ पर न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत भी दिया गया है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अमेरिकी संविधान में बहुत सारी व्यवस्थाएं नागरिक हितों को ध्यान में रखकर की गई है। आगे हम इसके बारे में और अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।